मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम तारिक अजीज़ सबको उदास करके इस जहाने पानी से रुखसत हो गए हैं। तारिक अजीज़ एक शख्स नहीं बल्कि एक दौर का, एक अहद का नाम था। तारिक अजीज़ ने रेडियो और पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। अदाकारी, सदाकारी, शायरी, सियासत, सब मैदानों में कदम रखा। तारिक अजीज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से ऑन एयर होने वाले पहले एंकर का एजाज़ भी अपने नाम रखते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न का 1975 में शुरू होने वाला अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम नीलाम घर ने तारिक अजीज़ को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और फिर तफरीह के ज़रिए जैसे उन्होंने इल्म बांटा, जैसे लोगों के दिलों की आवाज़ बन गए, वो भी अपनी मिसाल आप कायम हो गया। प्रोग्राम का आगाज़ करने का अंदाज, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। क्या बात है जी, क्या ज़बरदस्त अंदाज़ था। और मेरी भी बचपन की यादों में ये अल्फाज नक्श हैं और आपके बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने बचपन में ये प्रोग्राम देखा होगा और आज तक देखते आए होंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि आगाज़ तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम पर जिस वालेहाना अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, हर पाकिस्तान के वतन से मोहब्बत मज़ीद जाग उठती थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तारिक अजीज़ मरहूम की कुछ यादों को समेटेंगे। उनके ज़िंदगी, फ़नी सफ़र और वो इंसान भी कमाल थे, इसी पर डिटेल बात करेंगे और ख़ास मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत की बात करेंगे। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद होंगी, जिनसे हमने जाना जी कोरोना वायरस से छुटकारे के लिए कौन कौन से ग़ज़ाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल की जा सकती है। जी आयशा नासिर, बताइए हमें। जी सिद्रा, लहसुन के फ़वाइद में सबसे पहले तो जैसे हमने जिक्र किया कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर करता है, तो पहला तो इसका ये फ़ायदा आ जाता है। जो दूसरा फ़ायदा इसका आता है वो ये आता है कि जो कॉमन कोल्ड्स वगैरह होते हैं, हर ज़ाहिर है हर खांसी या हर नज़ला जो है वो कोरोना वायरस नहीं है। जो दूसरा नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है, ये उसको सूद डाउन करने में, उसको रिलैक्स करने में मददगार साबित होता है। अगेन ये उसको ठीक नहीं कर सकता, नज़ला ज़ुकाम का कभी भी इलाज लहसुन नहीं है, लेकिन उसको काम डाउन करने में मदद कर सकता है, उसको थोड़ा हमारे लिए आसान कर सकता है। वो जो एक चिड़चिड़ापन हमें हो रहा होता है, वो जो एक चिड़चिड़ापन हमें फील हो रहा होता है, ये उसको काम डाउन करने में मददगार साबित होता है। तीसरा इसका फ़ायदा जो आता है वो ये आता है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ये कैंसर को फाइट करने में मददगार साबित होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो जहरीला मवाद है उसको अपने साथ कंबाइन करते हैं और बॉडी से फ्लश आउट करने में मददगार साबित होते हैं। सो हमारी बॉडी के अंदर जो जहरीला मवाद है उसको बॉडी से निकालने में लहसुन जो है वो काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये एथलीट्स की परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देता है, लेकिन इस पर अभी फर्दर रिसर्चेस जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा लहसुन को अगर हम देखें तो ये ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में मददगार साबित होता है और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है या दिल से रिलेटेड किसी किस्म का कोई और मसला है, तो वो भी लहसुन का इस्तेमाल जो है वो खाने में ज़रा ज़्यादा करें। कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमने इस्तेमाल करना है अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। आयशा, हमें ये भी बता दिए कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमने कौन कौन सी ग़िज़ाओं से भी बचना है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब ना करें। जी सिद्रा, ये जो कहते हैं कि लहसुन से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। लहसुन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर हैं जो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ा देते हैं, लेकिन लहसुन से कभी भी कोरोना वायरस का इलाज नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले बताया, ये इम्यूनो बूस्टर है, इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, क़ुव्वत मुदाफ़अत को स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन कभी भी कोरोना वायरस का इससे इलाज नहीं होगा। किसी को अगर कोरोना वायरस हो गया तो उसने अपना साइकिल कंप्लीट करना है। ये नहीं होगा कि आपने अदरक का या लहसुन का या शहद का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो उससे कोरोना वायरस बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा नासिर, हमारे साथ आप मौजूद रही और हमें बता रही थी कि लहसुन अदरक का इस्तेमाल अगर करना भी है तो किस तरह से करना है और कोरोना वायरस से बचने के लिए और अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी आदत को अपनाना है और कौन कौन सी ग़िज़ाओं को आपने तर्क कर देना है। आगे बढ़ते हैं जी। गुलकारा सनम मारवी के साबिक शौहर पर इल्ज़ामात, कहती हैं कि घर पर फायरिंग करवाई गई है, मुझे कत्ल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। सरफराज खान रिपोर्ट कर रहे हैं।
गुलकारा सनम आरवी और उनके साबिक शौहर के दरमियान झगड़े का मामला। साबिक शौहर की जानिब से कत्ल की धमकियां और घर पर फायरिंग। गुलकारा थाना जौहर टाउन पहुंची। इस मौके पर सनम आरवी का कहना था कि साबिक शौहर ने नाहक FIR दर्ज कराई। 12 साल शादी रही, 3 बच्चे शौहर ने जबरदस्ती छीन लिए। दूसरी शादी नहीं की, कर भी लूं तो मेरा हक है। मेरे बच्चों का केस अदालत में चल रहा है। कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। साबिक शौहर पर बदकारी का इल्जाम भी लगाया। जब खुला ले लिया उसके बाद बच्चे मुझसे छीन के चला गया। मैंने कोर्ट में केस दायर किया। बच्चे 25-30 डेज इसके पास रहकर इसने ब्रेन वॉश किया कि मामा की तरफ नहीं जाना क्योंकि मामा ने दूसरी शादी कर ली है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं कर भी लूं तो ये एक हक है मेरा। आज रिपोर्ट आपने देखी है। सनम आरवी के शिकवे भी आपने सुने हैं और उनकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये डिमांड की जा रही है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ कोरोना ने दुनिया भर में तबाही और खौफ का समा पैदा कर रखा है, तो दूसरी जानिब हमारे माहिरीन इस वायरस को जानने के लिए दिन रात रिसर्च भी कर रहे हैं। नाज़रीन, एकेडमी ऑफ मेडिसिन और सेंटर फॉर इन्फेक्शन डिजीजेज सिंगापुर ने दीगर हवालाजात के साथ कोरोना से मुतालिक नई तहकीक जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अलामात से 2 रोज़ कबल और अलामात की तारीख के 10 दिन बाद मरीज कोरोना का दूसरों तक वायरस फैलाने की सलाहियत खो देता है। लिहाजा अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक को इस नई रिसर्च के मुताबिक हिदायत जारी की गई हैं कि वो 10 रोज बाद मरीज का नेगेटिव टेस्ट कराए बगैर अस्पताल से उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। यानी अब अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मरीज का दोबारा टेस्ट कराने की बजाय उसे 10 रोज क्वारंटीन करने के बाद, आइसोलेट करने के बाद घर जाने की इजाजत दे दी जाती है। दूसरी जानिब लाहौर में कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में कोरोना के 1642 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 30,000 से तजावज़ कर चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शुएब साहब हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे। काज़मी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि हमारे अस्पतालों की कैपेसिटी की क्या सूरत हाल है, स्पेशली कोरोना के हवाले से। जो इंतजामात है, सहूलियात है, ठीक है सब कुछ तमाम अस्पतालों में? देखें, जितने केसेस आ रहे हैं उस हिसाब से तो हम कंटिन्यूसली प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कैपेसिटी कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। ठीक। मगर जितनी जितनी हम बढ़ा रहे हैं उतने उतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी हेल्थ ने कल भी वाइस चांसलर्स की मीटिंग कॉल की हुई थी। मज़ीद गवर्नमेंट में बेड्स बढ़ा रहे हैं, हम भी प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप मुझसे एक हफ्ता पहले पूछें तो टोटल पूरे पंजाब के को 1500 बेड्स हैं। आज अगर पूछेंगे तो 2000 क्रॉस कर दें। अगर एक हफ्ते बाद पूछेंगे तो मे भी हम 2500 पे पहुँचे। हम कंटिन्यूसली वो हॉस्पिटल जो या तो बड़े कम बेड्स रखे हुए थे या वो बेड्स रख ही नहीं रहे थे, 3 बाकी केसेस को डील कर रहे थे, कोरोना को रिफ्यूज़ कर रहे थे, तो हमने उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ एक्शन लिया और उनको मजबूर किया कि बेड्स रखें। अब कुछ हॉस्पिटल्स ने शुरू कर दिए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ने शुरू कर दिए, मगर हमारा जो डिज़ायर्ड लेवल है उन हॉस्पिटल्स का कि उस पे अभी तक नहीं पहुँचे। तो अब 2-3 हॉस्पिटल्स को, लाहौर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को हमने, इवन पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल को हमने एक नोटिस इशू किया हुआ है। आज शाम 5 बजे तक डेडलाइन है। उन्होंने बेड रख दिए हैं, पहले नहीं थे। डॉक्टर साहब, कितने कोई तादाद भी बताई गई है कि कम से कम इतने बेड तो होना जरूरी है कोरोना पेशेंट्स के लिए? हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल की स्पेशलिटी की नौइयत क्या है। ठीक। नंबर 2, हम देखते हैं टोटल बेड कैपेसिटी कितनी है। और फिर हम प्राइवेट सेक्टर में HR का बड़ा इशू है, तो हम ह्यूमन रिसोर्स को भी देखते हैं कि इतना बर्डन हम ना डालें कि वो हॉस्पिटल ही कोलैप्स कर जाए। ये चीज़ें कंसीडर करके एक फिक्स फार्मूला नहीं है कि जी आपने 25% 20% रखने, ये वेरी करता है हॉस्पिटल में। ठीक है काज़मी साहब, अभी जो प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने रिसर्च पढ़ी है, ये आपने दुनिया न्यूज़ के पेपर पर आपने ही ये खबर दी हुई थी, जिसको मैंने भी देखा और मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। अब हमें ये बताइए कि ये दुनिया में ये प्रैक्टिस का आगाज़ हो चुका है, हमारे माहिरीन इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा, ये बड़ा हसास इशू है क्योंकि इस पे ज़्यादा लोग इससे बहुत ज़्यादा ना चालू हो जाते हैं। और जैसे कि मौजूदा सूरत हाल में देखें कि आप लोग हॉस्पिटलों में जाने से खौफजदा हैं और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि हमें कोरोना में डाल देते हैं, वही रूमर, पुरानी चीज़ें, सारा कुछ। मसला ये है कि यही एक अफवाह और यही एक खौफ उनके जहन में शामिल है कि ये टेस्ट बड़ा मुश्किल है,
ये नाक के अंदर बड़ा प्रोसीजर है, ये है वो, जिसने नहीं करवाया वो ज़्यादा खौफज़दा है, जिसने बिल्कुल करवा ऐसा ही लिया है। वो कह रहा है। मसला ये है कि अब मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा पहले आगे बढ़ा लूँ। डॉक्टर साहब बेड कैपेसिटी की बात करें लाहौर के अंदर, मुझे एतराज़ है क्योंकि HDU बनाना हॉस्पिटल के लिए, पब्लिक हॉस्पिटल के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में HDU वो है जहाँ पे आपको सेंट्रल ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है, बेड्स की आपने जो SOPs के मुताबिक उसको डिस्टेंस मेंटेन करना है, हाँ। और उसके अलावा नर्सिंग केयर है। ठीक। नर्सिंग केयर ऑलरेडी आपके पास कैपेसिटी मौजूद है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है। किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल के 80% डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज आइसोलेशन पे काम नहीं कर रहे, घरों में बैठे हुए हैं, छुट्टियों पे हैं, और सिर्फ ये डिमांड की जा रही है कि हमें बेसिक तनख्वाह का डबल दिया जाए। लिहाजा इनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इनको अपने हीरो समझ रहे हैं, इनको सल्यूट पेश कर रहे हैं, शोहदा का खिताब दे रहे हैं, तो डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का हक बनता है कि वो पेशेंट दूसरी बीमारी का भी आए तो उसे रिफ्यूज़ ना करें। खुदा का वास्ता उसे किसी तरीके से इमरजेंसी के जरिए उसको अप्लाइज करके हैंडल कर लें, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर जो PPE है और दीगर इनकी ज़रूरियात है वो गवर्नमेंट ने पूरी की हुई हैं। इस हवाले से उनको चाहिए कि कुछ छोटा मोटा ऑपरेट है ये वहाँ पे जिस ज़रूरियात मसले की निशानदेही कर रहे हैं, ये हम तकरीबन पहले दिन से देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, आवाम भी खौफजदा है, डॉक्टर्स भी खौफजदा है, हमने मान लिया कि वो इंसान है, सबसे पहले उनको अपनी ज़िंदगी बचानी है, लेकिन उसके बावजूद जो पेशेंट्स हैं वो भी उनकी तरफ देख रहे हैं। काज़मी साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वैलिड आर्गूमेंट दिए और मैं इनसे एग्री करता हूँ। ठीक। और इस पे गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है, हम एक्शन अपने कानून के तहत डॉक्टर के खिलाफ अनटिल एंड अनलेस को मेल प्रैक्टिस करे, उसमें हमारा कानून जो है वो हमें कि जी किसी ने अगर घर बैठ के है तो हमारे कानून के उसका भी कानून है। मैं तो अब अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक लेटर इशू करने लगा हूँ कि जो डॉक्टर रिफ्यूज़ करे आप मुझे बताएं, तो मैं जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, देखिए इस वक्त कौम बहुत मुश्किल से गुजर रही है। सर मैं आपको, हम आपको गारंटी दे देते हैं ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल बंद है। हाँ। किसी किस्म का यहाँ ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन थिएटर बंद होने का सर कहाँ जवाब पैदा होता है? मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ कि मैं अगर कोई डॉक्टर रिफ्यूज़ करता है, कोई काम नहीं करता इन कोरोना के इस इम्तिहान के दौरान, तो देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट टू पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कि इनके लाइसेंसेस सस्पेंड कर दें। ठीक। देखिए जो मुश्किल वक्त सर आप ये सिफारिशात भेजेंगे? मैं भेजूंगा और आपको मैं कॉपी भेजूंगा इंशाल्लाह। तो ये पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल पे आपका कानून बराबर लागू होगा? प्राइवेट पे चूंकि गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन, मैं प्राइवेट डॉक्टर पे डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकता, गवर्नमेंट ले सकती है। और आपने देखा होगा मेयो हॉस्पिटल के कोई 30-35 डॉक्टर्स ने रिफ्यूज किया, डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ। ठीक। गवर्नमेंट उनको, फिर सबसे बड़े दुख की बात ये है, जो एक तकलीफ होती है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्हीं पेशेंट्स को रिफ्यूज़ करते हैं और अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे, अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पर लाखों में आप आमदन लेते हैं, वहाँ पर आप ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर साहब ये सिद्रा ने बड़े पॉइंट की बात की है कि क्या शाम के वक्त इवनिंग में कोरोना नहीं है, हाँ। और मॉर्निंग पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर उसी प्रोफेसर ने चेक करना है उसी तरीका से, तो वहाँ पे कोरोना है। ये बहुत बड़ी जाती है, हाँ। इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कोरोना को। कोरोना मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, जो आपने पहले बात की है ना, मैं आपकी बात, आपने सवाल बाद में किया, जवाब पहले दे दिया। आपने कहा कि ऑपरेशन, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं ऑपरेशन थिएटर बंद होंगे, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जो बाकी मरीजों को नहीं देख रहे। तो ये तफरीक कहीं पे भी नहीं है कि जी सुबह आप बैठ के देखते हैं कोरोना के मरीज या नहीं देखते, शाम को जाके आप कहते हैं जी कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, हमने जो मेरे कानून जिसके तहत मैं काम कर रहा हूँ उसके आता है कि कोई हॉस्पिटल किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। द मोमेंट कोई कंप्लेंट हमारे पास आएगी हम उस हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लेंगे, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अब उस हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी करे। हाँ, अगर वो कहीं पे मजबूर हो जाते हैं जी कि दे आर रिफ्यूजिंग, दे कैन राइट अस और हमें नाम दे सकते हैं, मैं वही नाम फॉरवर्ड करूंगा, मैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के उनके खिलाफ एक्शन लें। हाँ, सर आपने बताया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है आपने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है कि हर सूरत उनको
कोरोना के पेशेंट्स को डील भी करना है और उनको अस्पताल में जगह भी देनी है। लेकिन यहाँ फिर बात आ जाती है कि उनके रूम्स के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि एक नॉर्मल बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनके रेट्स भी आपने फ्रीज किए हैं फरवरी वाले, उस हवाले से बताइए कि वो क्या है और उस पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा। देखें, ये फरवरी के रेट्स हमने फ्रीज किए। हमने कुछ हॉस्पिटल्स के रेट मार्च के स्टार्ट में जब हमने देखा कि ये चीज़ बढ़ेगी, और कीपिंग इन माइंड कि जब हमारे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज़ फॉर प्रॉफिट, और इस तरह के अदारे जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का जब वेरिएशंस होती हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो देन ऑटोमेटिकली ये किसी भी आप कमोडिटी को देखें उसके रेट्स बढ़ना। तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये होंगे, तो हमने मार्च में कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं उनके रेट्स ले लिए थे, वो हमारे पास मौजूद हैं। हमने नोटिफिकेशन इशू किया और कल से मेरी टीम्स फील्ड में हैं। एक एक हॉस्पिटल को हमने विज़िट किया। कुछ हॉस्पिटल रह गए थे बिकॉज टीम्स कम थी, हमारी कुछ टीम्स के लोग कोरोना में सफ़र कर रहे थे, तो टीम्स की शॉर्टेज है हमारे पास। बाकी जो रह गए आज 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएंगी। और ये सिर्फ हम लाहौर में नहीं कर रहे, रावलपिंडी, मुल्तान, बड़े शहरों सब में कर रहे हैं। अब एक जो अच्छी बात है कि 60 to 70%, ये कल की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, हॉस्पिटल्स के वही चार्जेस हैं जो फरवरी में है। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जो रेट्स उन्होंने बढ़ा दिए। हमने आज शाम 5 बजे तक उनको नोटिस दिया है कि वापस आ जाएं, और जब नोटिफिकेशन इशू हुआ है 16 से लेके अब तक, अगर कोई पेशेंट आपने फरवरी वाले रेट से ज़्यादा लिए हैं तो हम उनको पाबंद करेंगे कि इन पेशेंट्स को आप वापस करें एक्स्ट्रा पैसे। और 5 बजे तक आज कोई हॉस्पिटल अगर उसने फरवरी वाले रेट पे वापस ना आया तो कानून के तहत हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। काजमी साहब, बजट में तो मजीद रिलीफ मिल गया है। जी, अभी जो फरवरी वाले रेट हैं फिर उनसे भी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि बजट में तो अच्छा खासा ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो स्पेशली डॉक्टरों पे और हॉस्पिटलों पे खत्म कर दिए हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें काफ़ी रिलीफ मिला है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये हेल्थ केयर कमीशन का बहुत बड़ा इकदाम है कि अगर किसी ने ज़्यादा लिए भी हुए हैं तो वो फरवरी के रेट के मुताबिक उसको कटौती करे और बाकी उसकी रकम वापस करे। और ये हेल्थ केयर कमीशन का अपना मैकेनिज्म होगा कि इनको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने किसी को पैसे वापस कर दिए या नहीं। इनको कोई कंप्लेन करेगा तो इनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इसको पैसे नहीं दिए जा रहे। नहीं, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, हम कंप्लेन का वेट नहीं करेंगे। हमारी टीम्स, अब जिस तरह मैंने कहा ना कि फरवरी के रेट्स कुछ हॉस्पिटल्स में वही रखे हुए, अब हम जाते हैं हॉस्पिटल कहता है जी वही रेट हैं फरवरी के, हम बात पे यकीन नहीं करते। हम रैंडमली फरवरी, जनवरी, दिसंबर 3 महीनों के रैंडमली हम जो डिस्चार्ज पेशेंट हैं उनका रिकॉर्ड निकालते हैं, उनको देखते हैं क्या रेट था, वो नोट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं अब के रेट्स का, तो वहाँ से हम डिफरेंस पिक करते हैं और वो हम रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, इन 1-2 दिनों में जो पेशेंट डिस्चार्ज हुए ना, गिनती के पेशेंट होंगे, वो भी रिकॉर्ड से हम उठा के देखेंगे कि पुराने रेट पे ये बनता था, आपने ये चार्ज किया, दिस इज़ द डिफरेंस। हम उस पेशेंट को कॉल करेंगे कि आप आके रिसीव करें और हमें बताएं कि आपको मिल गए कि नहीं। अच्छा सर, ये आई एम वेरी क्लियर कि ये चीज़ हर हाल में हमने इम्प्लीमेंट करनी है, हर हॉस्पिटल प्राइवेट में इम्प्लीमेंट करनी है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को कैसे पता चलेगा जी कि फरवरी के क्या रेट है, हमने पाबंद किया, वो भी आज 5 बजे तक डेडलाइन है। हर हॉस्पिटल अपनी वेबसाइट पे और अपने प्रोमिनेंट प्लेसेस पे फरवरी के रेट डिस्प्ले करेगा। कुछ हॉस्पिटल्स ने कल कर दिए, बाकियों को आज का हमने नोटिस, रिटन नोटिस दिया हुआ है कि आज आपने। सर, ये कितने हॉस्पिटल लाहौर में और पंजाब में टोटल कितने प्राइवेट है सर इस वक्त? जो जिन का सारा हमारा अप्रूवल सिस्टम, उनके सेफ्टी मैकेनिज्म्स वगैरह सारे देख के हम अलाउ करते हैं और फिर देन उनको हर हॉस्पिटल को पाबंद करते हैं कि तमाम कोरोना के पेशेंट्स की डेटा की एंट्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के डैशबोर्ड पे करें, और वो हमारे पास भी आती है। ये इस वक्त तकरीबन 56 बड़े हॉस्पिटल हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये हम शुरू हुए थे 17 हॉस्पिटल से, अब 56 हो गए, और आई एम 100% श्योर कि नेक्स्ट वीक तक 60 को क्रॉस करेंगे हम, और बतदरीज बढ़ा रहे हैं। ये आपका बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन पूरी जो आवाम है इस वक्त कोरोना से परेशान है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त है कि कुछ लोग हैं जो कि कोरोना का टेस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट लैब बहुत महंगे टेस्ट कर रही है। ये पहले दिन से प्रॉब्लम है,
उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा क्या, या फिर वो टेस्ट ही इतना महंगा है कि वो 8,000 में ही होना है? आपकी दोनों बातें ठीक हैं। एक तो टेस्ट ही महंगा है, नंबर 2 कल मैंने सारे इतना ही प्राइवेट महंगा है सर? नहीं, इतना महंगा नहीं। हाँ। मैं उस पर आता हूँ। कल मैंने तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मीटिंग कॉल की हुई थी और मैंने उनको ऑप्शन दिए कि आप अपना पिछले 2-3 महीने में हमने आपको नहीं पूछा, इसलिए नहीं पूछा कि आपकी इनिशियल आपने, क्योंकि इस पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, कि आपने इन्वेस्टमेंट किए कम से कम कुछ परसेंटेज आपके कैपिटल की वो रिकवर हो जाए। नाउ दिस इज़ अ हाई टाइम, वो रिकवर हो चुकी है। अब आपने कंसेंसस से मुझे एक अपनी मर्जी से रेट बता दें, मैं वो पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर आपने ना दिया तो देन मैं आई विल यूज। अच्छा शोएब साहब, ये बड़ी अच्छी आपने हमें बात बताई। अब हमें ये बताइए कि ये कब तक हो जाएगा, डेडलाइन क्या है, और आपने फिर अगर नहीं बताया जाता तो आपने क्या रेट कैलकुलेट किया है कि इतना होना चाहिए? देखिए, मैं ये अभी सारी चीज़ें पब्लिक नहीं करना चाहता, बट आई हैव अ प्लान इन माई माइंड। कुछ तो बताइए, बट मैं आपको कम हो जाएगा। रेस्ट अश्योर कि एक रीजनेबल हद तक मैंने सारी कैलकुलेशन कर वो रीजनेबल गरीब के लिए भी होगा या अमीर के लिए? वो अक्रॉस द बोर्ड हर बंदे के लिए हो। सर 50% या कम? नहीं, 50%। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत कॉस्टली टेस्ट है। और दूसरा सर, आपके मारी ने मार्केट से कंपैरिजन किया होगा कि कितने की आती है, केमिकल कितने का लगता है? लेकिन जो मैंने 2 महीने पहले कॉस्ट का हिसाब लगाया था, आज कॉस्ट बढ़ गई। वाई? बिकॉज जिस तरह इस कोरोना को यूज़ करके हर चीज़ बढ़ रही है ना, बाहर जो लोग बैठे हुए हर चीज़ इसकी इंपोर्ट होती है। ठीक। अब वो जो रेट किट्स के और बाकी चीज़ों के जितने भी इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो आज से 2 महीने पहले थे, आज उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसकी वजह ये वही मैंने भी काम किया। मैंने तो 3,000 से नीचे का एस्टीमेट लगाया था। नहीं, आपका एस्टीमेट बिल्कुल गलत है। मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 3,000 नहीं, ये 4,000 से भी काफ़ी ऊपर है। और मेरे पास सारा एविडेंस है। ठीक। मैं उसकी एक आपको और मिसाल देता हूँ। कुछ लैब्स को एनडीएम मैंने फ्री किट्स दी। किट सिर्फ एक किट नहीं है, उसमें बहुत सारी एक्सट्रैक्शन के लिए और बाकी सारी लवाजमात शामिल करके वो प्राइस उसकी बनती है 3,000 से ऊपर ही बनती है, कुछ थोड़ी बहुत ऊपर। अब एनडीएम में जिनको फ्री किट्स दिए हैं, एनडीएम मैंने सारे ओवरहेड्स जितने भी है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं जो लैब के अपने आने, उनका ह्यूमन रिसोर्स है, यूटिलिटी बिल्स वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें, वो एग्री किया उन्होंने 2,000 पे। तो वो जिनको फ्री किट मिल रही है वो 2,000 पे कर रहे हैं। और इस पे एनडीएम मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, वो एक एक चीज़ कैलकुलेट करके। अगर इस फार्मूले को भी रखें ना तो 5,000 से 1-200 ऊपर ही कॉस्ट आती है। मगर आई हैव और दूसरा ये भी मैं बताऊं कि लैब टू लैब वेरी करता है आपकी कॉस्ट। सर, एक प्राइवेट लैब ने ऐड लगाया कि नो प्रॉफिट नो लॉस 3,000 में टेस्ट कराएं, तो ये फिर क्या था? जिसने ये लगाया था, ये आप 10-15 दिन 20 दिन पुरानी बात कर रहे हैं। आज वही लैब 5,000 ले रही है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे 5,000 पे आ गई। लेकिन आपने उसको बंद भी तो कर दिया था। बट वो और वजह थी, वो रेट की वजह नहीं। सर ये बताइए कि फिर कोई अब आप परसेंटेज नहीं हमारे साथ अभी शेयर कर रहे, तो फिर यही बता दीजिए कितने दिन में कम हो जाएंगे रेट? कुछ मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। मेरी 100% कोशिश है ये कंसेंसस से हो। मैं एक रीजनेबल टाइम दूंगा कंसेंसस के लिए। लेकिन ऐसा ना हो मुज़ाकरात करते कोरोना ढीला पड़ जाए और टेस्ट लोग और हमारे जो है वो भी सारे टेस्ट महंगे रह जाए। आपको पीएचसी के पिछले 2 महीने के एक्शन से आपने उनको अगर एक्शंस ले लें तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक। सर ये बताइए कि एक एंटीबॉडीज टेस्ट है, वो उसकी तो इजाजत आपकी तरफ से दे दी गई, वो तो हो रहा है। ये रैपिड टेस्ट क्या है और इसको क्यों बैन किया गया है? रैपिड टेस्ट इंतहाई अनरिलायबल टेस्ट है, रैपिड किट मेथड से, और ये WHO ने बैन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने बैन किया है, वो पंजाब गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने बैन किया है। वो उसके बहुत फॉल्स रिजल्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये अंदेशा था कि वो उस टेस्ट पे जितने भी लोग होंगे वो फॉल्स नेगेटिव आएंगे, तो ये फर्दर स्प्रेड पेशेंट होंगे। सही। अच्छा, अब दूसरी जो एंटीबॉडीज वाली, हमने अक्रॉस द बोर्ड इजाज़त नहीं दी एंटीबॉडी। शुरू में हमने बंद रखा। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ग्रुप जो है पंजाब गवर्नमेंट का, उस पर एट लेंथ डिस्कशन हुई
तो उन्होंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया, उसकी गाइडलाइंस आई, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफाई की, हम उनको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। ये वॉक इन पेशेंट का कोई लैब एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज एंटीबॉडी टेस्ट इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। कुछ कंडीशंस हैं उसके लिए हमने अलाउ किया, हमने कंडीशंस लगाई। लाइक प्लाज्मा थेरेपी के लिए आपको डोनेशन लेनी है तो आपको एंटीबॉडीज का पता होना चाहिए, उसमें आप कर सकते हैं। लाइक एक कंसल्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी पीसीआर, तो पीसीआर 1-2 हो गए हैं, पॉजिटिव आए हैं, तो अगर कंसल्टेंट एंटीबॉडीज को मेजर करना चाहता है तो कंसल्टेंट की रिटन प्रिस्क्रिप्शन पे सिर्फ ये टेस्ट लैब्स करेंगी और उस प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड अपने पास रखेंगी। हमारी टीम जब जाती है वो प्रिस्क्रिप्शंस को चेक करती है, सही। अगर 100 टेस्ट हुए हैं तो 100 प्रिस्क्रिप्शंस का होना जरूरी है। सर, प्लाज्मा पे हेल्थ केयर कमीशन का कोई ऐसा इकदाम है? इसके प्लाज्मा पे देखें 3 महीने से काम हो रहा है और अभी तक मरीजों को नहीं लग रहा है, इसकी क्या वजह है? देखें, आप जहन में रखें कि ये कोरोना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। बहुत सारी चीज़ें ट्रायल्स हो रहे हैं, कुछ ट्रायल्स फेल हो रहे हैं। मैं आपको क्लोरोक्विन की मिसाल देता हूँ, कितनी हाइप क्रिएट हुई, उसके बाद क्या हुआ कि ये दिस इज ये ट्रीटमेंट है ही नहीं। अब एक्टेमरा नीचे जा रहा है। एक्टेमरा को भी हमने बहुत ज़्यादा, अब आपको कोई एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगी, मैं पंजाब की सिर्फ बात करता हूँ कि कहीं पे भी वो कंट्रोल रेट से ऊपर हो। हम हॉस्पिटल्स को कोटा इशू करते हैं, 65% जितने भी पंजाब में आता है सेक्टरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पब्लिक सेक्टर के लिए 65 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 35% हम प्राइवेट सेक्टर में। उसके लिए भी हमने, क्योंकि ये ड्रग पाकिस्तान में अप्रूव नहीं है, मार्केट में सेल करके लगाना पेशेंट्स को इट्स इलीगल, ये ट्रायल के लिए सिर्फ इजाज़त दिया गया। तो उस ट्रायल के हमने प्रोफार्मा बनाए कि कंसल्टेंट उस प्रोफार्मा को फिल करेगा। हर हॉस्पिटल की कमेटी एक हमने नोटिफाई करवाई है तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल से जिनको हम ये दे रहे हैं, वो उसको अप्रूव करेंगे और देन इसके रिजल्ट्स उस प्रोफार्मा पे हमें देंगे। देन वो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के साथ शेयर करेंगे, उस पर तहकीक होगी, देन डिसाइड होगा कि ये एक और क्लोरोक्विन तो नहीं है, अभी कुछ पता नहीं कि इसके इफेक्ट्स। काजी साहब, ये क्लोरोक्विन की तो हमने शायद सबसे बात कर ली है, लेकिन और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसकी बात आती है कोरोना के हवाले से वो ब्लैक भी हो जाती है, वो मार्केट से गायब भी हो जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर लीजिए कि वो जो इतना सस्ता था वो बेचारा 5-6 हज़ार पे पहुंच चुका है। अभी 25,000 का मैंने कल उस पर लाइव पेपर दिया है, उधर मार्केट के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा जी 25,000 का है। गैस कम, सिलेंडर शॉर्ट है, हमारे सिलेंडर नहीं आ रहे, गवर्नमेंट हमें टैक्सेस वसूल कर रही है। पहले हमें पूछा नहीं जाता था, आप कह रहे हैं कि सिलेंडर आ रहे हैं तो आप ड्राइव से एनओसी लें। हमारे शिप खड़े हुए हैं कराची के अंदर और हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये मार्केट आपके सामने नीला गुंबद पे है इस हवाले से इक्विपमेंट की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे शिप फंसे हुए हैं और गवर्नमेंट मेडिकल इमरजेंसी भी लगाई हुई है, फिर भी हमें इजाज़त नहीं दी जा रही कि हम लेके आएँ। ऑक्सीजन का जहाँ तक मसला है, जो सिलेंडर में फिल की जाती है, वो कह रहे हैं उसकी शॉर्टेज नहीं है, सिलेंडर की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ये सारा हाइप क्रिएट हुई है और हमें बदनाम किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी इस पे कोई अमल दरामद करे, कोई एक्टिव हो तो फिर हम इस पे कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए, आपने पहले जो HDU की बात की, जितने भी आजकल हॉस्पिटल हैं ना, वो हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ये सिलेंडर सिस्टम तो एक वो तो बैकएंड के तौर पे होता है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन है वहाँ पे सिलेंडर। ये सिलेंडर्स की शॉर्टेज इसलिए घरों के अंदर ये हुआ, और उसमें भी जो एडवाइस है कि घर के अंदर ऑक्सीजन लगाना एक हद तक तो किया जा सकता है। ये सर वही लोग हैं जिनकी बात हो रही है जो खौफजदा है हॉस्पिटल जाने से। 5 से 7 लीटर पे हॉस्पिटल। काजमी साहब, हमारे प्रोग्राम का बातें बहुत सारी हैं, हर रोज हम करते हैं, रोज कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है कि जिस पे जितने भी डिस्कशन की जाए कम है। बहुत शुक्रिया शायद सब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। काजमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे उस चमकते सितारे के हवाले से जो डूब गया है, लेकिन इतनी रोशनी बखेर गया है कि मेरा ख्याल है कि ताहयात वो रोशनी ख़त्म नहीं होगी और ना ही मान पड़ेगी, क्योंकि तारिक अजीज़ साहब एक ऐसा चमकता सितारा जिन्होंने एक प्रोग्राम का आगाज़ तो किया, लेकिन उसके बाद 40 साल तक वो प्रोग्राम चला और हर दिन
प्रोग्राम एक ही था, लेकिन उसमें हर रोज एक मुनफरिद टॉपिक होता था, पूरी मालूमात होती थी, जनरल नॉलेज होता था, बैतबाजी होती थी और तलबा तालिबात, बच्चे बड़े तमाम लोग उसे बहुत ज़्यादा शौक से देखा करते थे। मेरे भी बचपन के यादों में वो प्रोग्राम शामिल है, अभी भी हम कभी कभी देखते थे। लेकिन मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं कभी उनसे मिलती, लेकिन मैं नहीं मिल पाई। खैर, हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और हमेशा इसी तरह जिस तरह उन्होंने यहाँ चमकती ज़िंदगी गुजारी, आगे भी उनको ऐसी चमकती ज़िंदगी नसीब हो। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है उनके बहुत ही दरीना साथी। पाकिस्तान टेलीविज़न से आगाज़ किया, पाकिस्तान रेडियो भी किया और उसके साथ साथ जो है वो किन मुश्किलात के साथ ये सफ़र तय किया और किन मुश्किलात के साथ ये कामयाबियाँ उन्होंने समेटी, तमाम मामलात पे बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं जी सीनियर अदाकार हैं हमारे राशिद महमूद साहब से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, बातें भी करेंगे, कुछ यादें भी समेटेंगे। नाज़रीन, क्लिप आपने देखा। राशिद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में तो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा ही, लेकिन हमारी पाकिस्तान की तारीख में एक उनका बहुत बड़ा नाम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखो सिलसिला, बीइंग ए मुस्लिम, हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा के बिलीव्स हैं कि एक दिन हमें अपने रब के पास लौट कर जाना है। बेशक। तो ये तो तय हुआ कि मुसलमान जो है उसको मौत से डर नहीं होता, लेकिन जाना है। तारिक अजीज एक अहद का नाम है, एक कंप्लीट एरा है, जो गोल्डन एरा है, जो सारी जिंदगी हमारे जो हिस्ट्री हमारे पाकिस्तान में शोबिस के हवाले से लिखी जाएगी, उसमें उनका नाम बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है। मल्टी डायमेंशनल, रब ने बड़ी खूबियों से नवाजा था उनको। ब्रॉडकास्टर, परफॉर्मर, कंपेयर, फिल्म आर्टिस्ट, सारी असनाफ जो इस परफॉर्मिंग आर्ट की, उसमें सब में उन्होंने काम किया और डोमिनेशन से किया। चले गए, रब के यहाँ चले गए। सबको जाना है, एक तकलीफ दे कसक तो रहेगी हमारे दिलों में। मेरे उनसे जो है, अब इस मुल्क में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक का मेरा जो सफ़र है, मैं बिल्कुल, आप जितने यहाँ बाग मुझे दिख रहे हैं, आप तो बिल्कुल अभी बिल्कुल बच्ची और बचिया जो स्टाफ भी जो मुझे बिहाइंड कैमरा दिख रहा है, ये सब तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जबकि मैं बात करने लगा। सही। 60s की बात कर रहा हूँ, मैं छोटा सा था, निकर पहनता था मैं। रेडियो पाकिस्तान लाहौर, जिसका अभी तारिक अजीज साहब के इस क्लिप में भी तस्करा किया कि अयूब खान साहब उसका इफ्तिताह करेंगे, पहला जो टेलीविज़न स्टेशन है वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर ही में उसका आगाज़ हुआ था। सही। ये मैं उससे भी पहले, उस रेडियो पाकिस्तान से भी पहले की बात कर रहा हूँ। गवर्नर हाउस की बैक पे एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ करता था। मैंने जब ऑडिशन पास किया रेडियो पाकिस्तान लाहौर का, बिल्कुल एज ए चाइल्ड स्टार, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला काम जो इस सफ़र में मेरा पहला कदम था, वो बानो आपा का लिखा हुआ एक ड्रामा था, कल्लो रेडियो, जो बहुत दहाइयों के बाद उन्होंने पीटीवी के लिए लिखा और अयूब खाबर साहब ने उसको किया था और बड़ा बहुत उम्दा ड्रामा था। ये रेडियो के लिए पहले लिखा था उन्होंने। और उस ड्रामे में ये कमल नसीर, वो भी जैसे तारिक अजीज इब्तदाई अनाउंसर और कंपेयर है, कमल नसीर भी बिल्कुल इनके साथ ही बराबर। मैं उनकी अम्मा की बात कर रहा हूँ, आपा मोहनी हमीद। ऐसी ब्रॉडकास्टर सब कॉन्टिनेंट में दोबारा मैंने तो नहीं सुना और मेरा ख्याल है कि आएगी भी नहीं। तारिक अजीज साहब भी उस ड्रामे में थे और लीड रोल जो मेल था उनका था, और आपा मोहनी हमीद जो कल्लो का रोल उन्होंने किया, और उसमें तारिक अजीज साहब के रोल का जो बचपन था वो मैंने किया था। तो मेरा आगाज़ जो है ये आज से 60 बरस पहले तारिक अजीज साहब, इस बिल्ली के गले में घंटी जो बंधी है उसमें ये मेरे सराउंडिंग में ये बड़े लोग थे। फिर उसके बाद ज़िंदगी में मेरी कोई बहुत ज़्यादा बैठकें नहीं रही हैं उनके साथ, लेकिन एक एफिलेशन रही है, एक ताल्लुक़ रहा है। मेरे इस सफ़र में उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ साथ रही, उनकी शाबाशियाँ मेरे साथ साथ रही।
उनका मोरल मेरे साथ साथ रहा। बेशुमार ज़िंदगी के मशवरे जो हैं इस काम के हवाले से, मैंने लफ्ज़ों का हुनर, लफ्ज़ों की हुर्मत जो है वो ऐसे ही लोगों से सीखी है। तारिक अजीज साहब, नीलाम घर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो नीलाम घर जो है उसकी कामयाबी में सिर्फ वो इंसेंटिव नहीं जो हम अपने उस व्यूअर्स को, यहाँ आने वाले जो लोग होते थे कि उनको जो इनाम दिए उसके लिए आते थे, उसमें अब 70% उनकी शख्सियत का दखल था। बिल्कुल ऐसा ही है। अदबी ज़ौक़, गालिब से लेके लम्हा मौजूद तक के जितने लिखारी थे वो सब पे नज़र रखे हुए थे। दुनिया के बेहतरीन अशार जो हैं वो उनको अजबर याद थे। ख्वाजा फरीद से लेकर शाह हुसैन तक वो जानते थे वो क्या। बिल्कुल सर, बैतबाजी के मुकाबलों में जब मुकाबले होते थे, तलबा और तालिबात तो क्या शेर सुनाते थे, उनकी अपनी जो बीच में कॉन्ट्रीब्यूशन फिर वो जिस शहर से माइग्रेट करके लाहौर में आए, साहिवाल, वो अमजद मजीद साहब का शहर है, बहुत बहुत बड़े दानिश्वरों का शहर है। तो उस शहर की मट्टी में भी कुछ खासियत है, जैसे और हमारे लाहौर में और दूसरे शहरों में है। तारिक अजीज साहब एक अपनी ज़मीन से, अपने रूट से, अपने कल्चर, अपनी अक़दार, अपनी रहतन, उनसे जुड़े हुए शख्स थे। पाकिस्तानी मुहब्बे वतन आदमी थे और उनकी ज़िंदगी का सारा प्रोसेस जो है वो अपनी ज़मीन से रिलेटेड। सर, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी लैला ज़ुबैरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर अदाकारा हैं। आप भी पाकिस्तान टेलीविजन से आपका भी ताल्लुक रहा, आपको भी हमने ड्रामास में देखा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक अजीज साहब की कुछ यादें समेटने की बात कर रहे हैं, कुछ उनके जो प्रोग्राम्स उन्होंने किए, किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उस पर बात करें। आप क्या शेयर करेंगी हमारे साथ, आपकी कैसी यादें रही उनके साथ? कुल राशिद महमूद साहब जैसा कि उनके बारे में बहुत अच्छा बता रहे थे, तो मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा साथ रहा नहीं क्योंकि मैं कराची में कम ही रही, मगर ये कि उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी कि वाकई देख के लगता था कि यही टेलीविज़न है। क्योंकि देखिए, टेलीविज़न का जो ओपनिंग हुई, जब लॉन्चिंग हुई, तो वो तारिक अजीज साहब के अल्फाज से हुई। और वो मैं कहती हूँ कि कितनी बड़ी बात है कि अब तक हम उन्हें टेलीविजन पे देख रहे थे, जब से लेके अब तक। तो और उनकी शख्सियत में कोई फर्क नहीं आया था, बल्कि उनको देख के नॉलेज में इजाफा होता था। बच्चों को मतलब अच्छी जबान सीखने का मौका मिलता था। जो एक अच्छी उर्दू जो है वो उनसे सुनने को मिलती थी, जो कि बहुत कम हो गया है कि इतनी अच्छी उर्दू किसी से सुनी जा सके। इस कदर अदबी इंसान थे। और उनका जो प्रोग्राम था नीलाम घर, उसमें लोग वैसे इनाम तो मिलते ही थे उसमें, मगर उसमें कितने नॉलेज में लोगों की इजाफा होता था, कितने इस तरह के क्वेश्चन होते थे कि जिससे लोगों को की नॉलेज बढ़ती थी। अब तो ऐसे कोई प्रोग्राम होते ही नहीं जिसमें कि कोई इस तरह के सवाल और खेल कूद ही होता रहता है। अब उसमें खेल कूद भी था, मगर उससे कितने अच्छी तरीके से वो लोगों को नॉलेज देते थे। और मतलब क्या खूबसूरत उनका स्टाइल था अशार पढ़ने का। और इतने मल्टी टैलेंटेड पर्सन, मैं समझती हूँ कि उनके जाने से एक बहुत बड़ा खला हो गया है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। लैला साहिबा, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, लेकिन मैं उनके अंदाज पे जरूर बात करना चाहूंगी कि जो उनका वालिहाना अंदाज था, जो रोब दबदबे वाली आवाज थी और जो ठहराव था उनके मिजाज में, जैसे ही बात करते थे देखने वाला यही समझता था कि शायद ये सिर्फ मुझसे ही मुखातिब है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही ऐसा ही था कि वो इसी तरह से महसूस होता था कि वो बिल्कुल आपसे बात कर रहे हैं। मैं अभी जा चुकी हूँ, उनके एक प्रोग्राम में बुलाया था ना, मुझे 1-2 प्रोग्राम में मैं गई थी, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही मजा आया। और उनका इतना मुनफरिद स्टाइल था कि दूर से सुन के भी पता चल जाता था कि ये तारिक अजीज है। उनकी ना कोई कॉपी कर सका सही, ना वो उनको कोई फॉलो कर सका जिस तरह वो बोलते थे। अपना ही एक स्टाइल था। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि तारिक अजीज का नाम तो जब तक टेलीविजन है जिंदा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोग ऐसा नाम छोड़ के जाएं कि वो चले जाएं और लोग फिर भी उन्हें उसी तरह से याद करते रहें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लैला ज़ुबैरी साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही। बेशक ऐसा ही है कि लोग चले जाते हैं, एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हर इंसान ने जाना है, लेकिन जाते हुए जो खिदमात कर जाते हैं वो हमेशा जिंदा रहती हैं। देखो बेटा,
जाना तो है, सबने जो आया उसे जाना, लेकिन उम्र खिज़्र कि आपको याद रखा जाए, हाँ। उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी में जब आप हयात हो रहे तो कहीं कुछ ऐसा शजर लगा के आप जाते हो, कोई कोटेशन बन के जाते हो, तो जब आपको उस छाँव में बैठता है कोई तो फिर वो याद करता है कि ये, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो यादों में रहते हैं, वो चले भी गए तो वो हमारे साथ है, हमारी यादों में है, हमारे दिल में है, वो हर वक्त हमारे साथ है। तारिक अजीज साहब जो है ना, एक और मुझे याद आया, एक फिल्म के हवाले से, मोहम्मद कबीर खान साहब ने वो फिल्म बनाई थी, उसमें तारिक अजीज साहब भी थे और तारिक अजीज साहब का डबल रोल था, 2 रोल किए थे उन्होंने, एक उसमें नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। सही। तो मुझे ये भी एजाज़ हासिल है, तारिक अजीज साहब का विजुअल हो और उस पर बोल कोई और रहा हो, तो उस फिल्म की डबिंग के लिए कबीर खान साहब ने, इन्होंने मुझे बुलाया। मैंने लफ्ज़ों का हुनर ऐसे ही लोगों से सीखा है। आज ये जो कुछ ज़िंदगी हमारे काम आ गया, रेडियो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको ग्रूम करता है, निखार देता है आपको, ग्रूम करता है आपको। आप किसी भी तरह की कोई बात हो, आप उसको इस तरह कम्युनिकेट करते हो कि वो कानों के रास्ते लोगों के दिलों में, रूह में उतर जाती है। असल में होता पता क्या है, जितने लोग इस ह्यूमन बीइंग इस ज़मीन पे रब भेजता है जिनको, तो वो कंटेंट्स सबके एक हैं। दुनिया में कोई कहीं भी जो फर्द है उसके कंटेंट्स सबके एक हैं, लेकिन सबके अंदर रब ने एक राज जो है ना, वो भी उस कंटेंट्स में छुपा के रखा होता है। वो राज क्या है, वो डिस्कवर उस ह्यूमन बीइंग को जिसके अंदर है खुद डिस्कवर करना है। और जो बंदा उस राज को डिस्कवर कर लेता है कि मैं इस जमीन पे काहे के लिए भेजा गया हूं, मैं सिर्फ आटा खाने नहीं आया, ये पैसे इकट्ठे करने नहीं आया, जो ये राज जान जाता है फिर वो भटकता नहीं है, वो फिर एक जिंदगी का सिनेरियो, एक टारगेट बना लेता है कि मुझे ये करना है। वो तो तारिक अजीज साहब ये मिसाल है, ये संगे मील हैं अगली नस्लों के लिए कि आदमी किन किन प्रोसेस से, किन किन हर्डल से, किन किन बेलनों से निकल के आता है। हम भी स्टूडेंट हैं इनके, हमने भी अपने इन्हीं बड़ों को फॉलो किया और उसी तरह उन बेलनों से निकलते निकलते अल्टीमेटली आप अपने उस टारगेट, उस मंजिल तक पहुंचते हो और फिर आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हो। बड़े लोग थे ये, बड़े लोग थे ये। बेशक राशिद साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि वो लाहौर शहर में आए, फुटपाथ पे सोए, जगह नहीं थी, खाने को जो है वो कुछ नहीं था, उसके बाद वो पार्लियामेंट तक पहुंचे। ऐसे ही, लेकिन मैं उनकी सियासत के हवाले से कभी कभार उनसे जब कोई गुफ्तगू, तो वो सियासत में आ तो गए थे, लेकिन उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट है वो कभी कभार यानी उनके मुंह से हमने ये सुना था कि यार ये मुझसे गलती हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए था। राशिद साहब आपसे ही इस बात का जवाब चाहूंगी कि इंसान बहुत बाकमाल थे, बहुत तारीफें हैं, कल से पूरा पाकिस्तान दुख में डूब चुका है। मैनर्ड आदमी, हाँ। लेकिन एक उनके यहाँ एक बड़ा एक्सक्लूसिव सा उनके उस शख्सियत में था कि वो हर बंदे से एफिलेट नहीं, मैं प्रोग्रामों से हट के उनकी ज़ात के हवाले से बात कर रहा हूँ। उनके यहाँ कम्युनिकेटिव, जब तक जो दूसरा जो भी उनके पास बैठा है उसकी उस फ्रीक्वेंसी पिप्स उनसे अगर टैली नहीं होते तो उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं बजते थे, तो वो ज़्यादा देर उनके पास बैठ नहीं सकता था। उनको एक कम्युनिकेटिव एटीट्यूड वाली फिगर आगे चाहिए होती थी। हाँ। अब वो किसी भी हवाले से हो, अदबी हो, आर्टिस्टिक हो, कोई सिंगर हो या किसी हो, लेकिन वो एक स्कैनर और एक पैमाना था उनके अंदर, वो उससे अंदाजा कर लिया करते थे। तो जिन जिन लोगों से जिंदगी में उनकी अपने काम के हवाले से फिर वो सारे के सारे बड़े एक्सक्लूसिव और बड़े नामवर और बड़े ऐसे लोग तो जिनको रब ने बहुत अता कर रखा हुआ था। अच्छा राशिद साहब, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन हमारे पास कम है, लेकिन मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगी कि तारिक अजीज़ साहब मरहूम, मोइन अख्तर साहब मरहूम, हमारे जो हैं वो कॉमेडियन जमील फखरी, बिल्कुल बहुत सारे नाम हैं जो हमसे बिछड़ गए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इतने बड़े बड़े नाम सामने नहीं आ रहे, पैदा नहीं हो रहे। क्या असल में बेटा ये जो
ये जो ये जो टेक्नोलॉजी आई ना, आज का बच्चा जो है वो टिक रोज एक प्रिंट आउट निकालता है, तय करके रखता है, 3 महीने के बाद पंच करता है और उसका सेमेस्टर हो जाता है। और अब्बा अगले 2.5 लाख फीस के चक्कर में। इल्म जो है, इल्म डिग्रियों के लिए नहीं, इल्म हासिल करने के लिए होता है। ये एक कबाहत है। ये जो मोमेंटम एक ग्लोबल तेजियों का आया, इसमें बड़ी प्रिविलेजेस हैं, आपको बड़ी आसानियां मिल गई, लेकिन उसमें वो जो कदरें और एक प्रोसेस था, हम किताब ढूंढा करते थे, हम पूछने चले जाया करते थे मुनीर नियाजी साहब के घर के यहाँ, फलां के जी सर ये सर ये। आज का बच्चा वो इस टिक ने जो कुछ उनको समप मिल रहा है वहां से, जो हयात है, लोग इन बच्चों को, बड़ों की बातों को भी सुनना चाहिए, तब समझ आएगा। राशिद महमूद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यकीनी तौर पर दौर बहुत ज्यादा जदीद हो गया है, जहां बहुत सारे फायदे हुए हैं, कुछ नुकसान भी हमने देखे हैं। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने